स्टार्ट करते हैं सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट सीरीज का ये पहला वीडियो है और आगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इस सीरीज़ में क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन बस स्किप किया जा सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो वीडियो को लंबा ना करने के लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? 20 जुलाई 1937 में। देखिए, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1937 ईस्वी में राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 5 राज्य याद करने के लिए आप कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है पंजा, उसमें याद रखिएगा 5 उंगली होती है, तो 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत और 8 राज्यों में सरकार बनाई। दोनों डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। बिहार में मोहम्मद यूनुस प्रथम मुख्य प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था 1937 के टाइम में। और मोहम्मद यूनुस के पास बहुमत नहीं था। श्री कृष्ण सिंह सरकार से हस्तक्षेप नहीं करने का लिखित आश्वासन प्राप्त करना चाहते थे। जुलाई में मोहम्मद यूनुस के त्याग पत्र के पश्चात श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ 20 जुलाई 1937 में। 1935 के एक्ट के द्वारा राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो 1952 में। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में 1952 ईस्वी में कराया गया था। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली 1853 के चार्टर के अधीन 1854 ईस्वी के 6 सदस्यीय केंद्रीय विधायिका परिषद का गठन किया गया। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। डेट याद रखिएगा, लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। श्री जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष व श्री एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की गठन की गई थी। तो 3 अप्रैल मतलब पहले राज्यसभा का गठन किया गया, तब लोकसभा का गठन किया गया। ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको मदद करेगा। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन और अप्रैल के बाद अगले महीने 13 मई को 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। हाउस ऑफ पीपल का नाम बदलकर 1954 में लोकसभा कर दिया गया था। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और बिहार में 38 ज़िले हैं, लेकिन बिहार में अगर पुलिस ज़िले पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बिहार में 40 पुलिस ज़िले हैं, ध्यान रखिएगा। कुल ज़िले बिहार में 38 हैं और बिहार में पुलिस ज़िले कितने हैं? 40 पुलिस ज़िले हैं। भारत में 739 ज़िले हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे अधिक ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं, 75 ज़िले हैं सबसे अधिक। बिहार का याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में है और राज्यसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में है। बिहार का 38वां जिला अरवल बनाया गया और अरवल जहानाबाद से निकाल के अरवल बनाया गया। अरवल नया जिला है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, जैसे कोसी प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल हैं, आपको याद रखना है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष याद रखिएगा पीपल है। बरगद में ऑप्शन देने के बाद लोग कंफ्यूज होते हैं, बरगद नहीं है, राजकीय वृक्ष पीपल है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार में। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, याद रहना चाहिए। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। तथा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। देश में सिर्फ
4 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है, और 2-2 राज्य है 3 जगह पे, 2 राज्य का जोड़ा है 3 जगह पे। याद रखिएगा, एक जगह पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक जगह पे है, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों एक जगह पे है, और फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र एक जगह पे है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? ऑप्शन ए रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया था। रॉल्फ फिच अकबर के समय भारत आया था। याद रखिएगा, रॉल्फ फिच अकबर के समय भारत में आया था। अकबर ने ही भारत को बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। अप्रैल 1609 में ये आए थे कैप्टन हॉकिंस। याद रखिएगा, ईयर भी पूछा जाता है, अप्रैल याद करने की जरूरत नहीं है। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था। ये अस्थायी फैक्ट्री थी, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में अस्थायी तौर पे 1608 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और अस्थायी तौर पे कब की गई थी, आगे देखेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीस आए। पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेनिस आए, और लास्ट में फ्रांसीस आए। पहला पुर्तगीज आपको याद ही होगा, और अंतिम फ्रांसीस अब ये भी याद होगा। बीच में आए अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण है, महापाषाण क्या है? ऑप्शन है पूरा पाषाण गुफाओं का एक समूह। ऑप्शन बी चट्टान काटकर बनाई गई प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त एक शब्द विशेष, या मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, या ऑप्शन डी है पाषाण युगीन एकाश्म। ऑप्शन सी सही है, महापाषाण मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। महापाषाण संस्कृति का संबंध दक्षिण भारत से है। महापाषाण संस्कृति का संबंध कहाँ है? दक्षिण भारत से है। और दक्षिण भारत में मृतक को बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। और बड़े बड़े पत्थर से ढकने का मतलब है कि ज़मीन में उनको मिट्टी खोद के डाल दिया जाता था, उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया जाता, पहचान के लिए, जगह की पहचान के लिए। डोल मैन, मैनीहार आदि मृतक के स्मारक को कहा जाता था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंध घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल हैं। देखते हैं आगे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इस वीडियो को आप लोग रात को सोते टाइम ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं, उससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। जब तक नींद नहीं आती है तब तक उसको सुनते रहेंगे, आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। बिहार के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित किया। फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था जिसे फिरोज शाह दिल्ली ले लाया। इस स्तंभ पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण था। अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण नीति अपनाया था। तुष्टीकरण का आप मतलब समझ रहे हैं, किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण नीति अपनाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया था। कुछ कार्य इसके अच्छे भी थे। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को
कालानुक्रम अव्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। अमृतसर की घटना कब हुई थी? अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात हो रही है। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? और मोपला आंदोलन कब हुआ था? सबका आपको ईयर याद रहना चाहिए, तभी अब इसको अरेंज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, आपको याद होगा। अमृतसर की घटना 1919 में हुई थी। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुई थी। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुई थी। और सवर्ण जो जमींदार थे उनके खिलाफ था ये, और महात्मा गांधी ने इसमें मदद किया था। चौरा चौरी घटना 1922 में हुई थी। चौरा चौरी घटना 1922 में हुई थी। इसी के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा बिहार के चंपारण में अप्रैल 1917 में चलाया गया था। अमृतसर की घटना, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटी थी। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में मुस्लिम किसानों का जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी, ये डेट भी याद रखना है, 5 फरवरी 1922, याद रखिएगा, ये 100 साल पूरा हो रहा है 1922 से 2022, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक पुलिस स्टेशन पर घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी अशोक के समय में, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देखते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर के में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। जैन धर्म स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय में बांटा गया था। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, ऐसे एक निमोनिक ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे जैन धर्म में है स्थूल भद्र, स्थूल का मतलब मोटा, आप इसको धार्मिक स्तर पर नहीं लीजिएगा, याद करने के लिए बस है। स्थूल का मतलब मोटा, तो जो आदमी मोटा होगा वो अपना शरीर छुपाने की कोशिश करेगा तो कपड़ा धारण करेगा, तो उसको बोलेंगे श्वेतांबर, यानी श्वेत कपड़ा पहनेगा। और जो कपड़ा नहीं पहन रहा है उसको दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहता हो। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय में बांटा गया। ठीक है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगति आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में, जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया था। और द्वितीय जैन संगति गुजरात में हुई थी, वल्लभी। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, जो कि दिगंबर संप्रदाय थे। प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? ऑप्शन है मौर्य का नहीं, शकों का, कुषाणों का, कुषाणों यानी कि कनिष्क जिसमें आते थे, और उसके बाद गुप्तों का। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का अधिकार था। रेशम की जन्मभूमि चीन है। चीन से निर्यात होने वाली रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क ने चीन के सेनापति पांचाओ से युद्ध किया था। ये पूछता है कनिष्क ने किस चीन के सेनापति से युद्ध किया था, तो अब याद करने के लिए ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। कुछ इमेजिन कर लीजिए कि कनिष्क ने पान को चबा लिया था, पांचाओ। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? बिहार बजट इंपॉर्टेंट है। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है राजगीर, पटना, गया, नालंदा। सही आंसर हो जाएगा राजगीर। ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, राजगीर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबईयान नामक पद शैली
के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। मुंबई यान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की में लिखी थी। याद रखिए, तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। बाबर ने तुझके बाबरी पुस्तक लिखी जिसमें भारत के बारे में भी लिखा गया। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर ने भारत का पहला अभियान 1519 में भेरा और बाजोर के यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध किया था। ये लाइन याद रखिएगा। बाबर ने भारत में पहला अभियान 1519 में, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और उससे पहले 1519 में भेरा और बाजौर के यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध किया था। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? चलिए देखते हैं। कान्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटन स्थल है जहां शॉलसेट गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी कान्हेरी शॉलसेट द्वीप पर अवस्थित है और साल से बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। प्राचीन अभिलेखों में कन्हाशैल कृष्णगिरी या कन्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। मुंबई में सरदेशमुखी की वसूली इसलिए करते थे क्योंकि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? आपको बताना है सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। 1/4 या 1/3 या फिर 1/5 या फिर 1/10। सही आंसर होगा डी। सरदेशमुखी का वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का 1/10 भाग वसूला जाता था। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। बाजीराव प्रथम सबसे महान पेशवा थे। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा का नाम याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? मराठों एवं आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव था। कौन था? पेशवा बालाजी बाजीराव था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में अलग राज्य स्थापित किया। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1768 के बीच भारत पर 8 आक्रमण किया। बस आपको नंबर याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया 1761 में। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? मैप और रिवर और डैम के लिए एक अच्छे से मैप के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसका ऑप्शन आपको सही ऑप्शन चूज करना है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है।
आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। अब याद रखने के लिए कोशिश करिए, कृष्ण महाबली थे तो महाबलेश्वर से निकलते हैं। कृष्ण क्या थे? महाबली थे, तो महाबलेश्वर से निकलते थे। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, ऐसे याद रखिए। तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल खाड़ी मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, याद करने की जरूरत नहीं है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये याद करना चाहिए। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य 2 जून ईस्वी में बनाया गया। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 ईस्वी में बनाया गया। डेट भी याद भी रखना है आपको, 2 जून भी याद रखना है। आपको याद करने में दिक्कत है तो आप कुछ ऐसे बना लीजिए कि 2 जून की रोटी के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपस में लड़ गए और भाई भाई में बंटवारा हो गया। 2 जून की रोटी मतलब सुबह शाम, ऐसे बोला जाता है। और 2014 में होगा, ये आपको याद ही होगा क्योंकि काफ़ी नया है ये। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। कृष्ण के साथ हमेशा अर्जुन, अर्जुन के साथ हमेशा कौन रहते थे? कृष्ण रहते थे। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध अवस्थित था, याद रखिएगा, अवस्थित है। किस नदी को बिहार का पहला किस झील को बिहार का पहला वो देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए एक क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाता। ये क्वेश्चन तो बिहार बीपीएससी से आने से पहले, एग्जाम होने से पहले ही हो गया, तैयार हो गया था। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन आपको, ये अगर पढ़ के गए होते पहले ही तो बिहार बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका आया था। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था? कांवर झील, बेगूसराय। कांवर झील, बेगूसराय। कांवर झील बेगूसराय को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 49 रामसर साइट हैं। सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, 10। और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है, यूनाइटेड किंगडम। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों के द्वारा सिंचित होता है? ऑप्शन डी, तमिलनाडु में सिंचित अधिकतम मात्रा तालाब से होती है। सिंचाई सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है तालाब से। उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा, मतलब जो पानी ज़मीन से निकाला जाता है, यहाँ पे नलकूप सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। अब भारत में कृषि मानसून से प्रभावित होती है। भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के साधन 4 प्रकार के हैं: कुओं द्वारा सिंचाई, नलकूपों द्वारा सिंचाई, तालाबों द्वारा सिंचाई और नहरों द्वारा सिंचाई। भारत के कुल कृषि भूमि का केवल 40% भाग पर ही शुद्ध सिंचाई की सुविधा है। शेष 60% भाग को अभी भी वर्षा पर भी निर्भर रहना पड़ता है। सूची 1 सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। हंगूल कहाँ पे है? बाघ, भारतीय सिंह और राइनोसेरोस कौन किसके लिए फेमस है आपको? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो याद है उसी से आप याद करने की कोशिश करें। जैसे आपको याद होगा लायन भारतीय सिंह जो है वो गिर के वन में, और टाइगर जो है सुंदर वन में, इतना तो आपको ज़रूर याद होगा। काजीरंगा भी राइनो आपको याद ही होगा। और एक बच जाता है हंगुल दाची में। इस तरह से आप सुमेलित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हंगूल। हंगूल कहाँ हो जाएगा? हंगूल हो जाएगा दाची गांव में। बाघ हो गया सुंदरवन में, भारतीय सिंह गिर में, और राहिनोशेरोस ये काजीरंगा। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, और सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और द्वीप पूछे तो माजुली द्वीप। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व अप्रैल 1973 को प्रारंभ हुआ था। वन्यजीव संरक्षण
1972 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर उसके एक साल बाद 1973 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। सतोपंथ कहाँ है? उत्तराखंड में। सतोपंथ संतों का जगह, सतोपंथ उत्तराखंड। और सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, आपको याद ही होगा, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के देश की सीमा पर अवस्थित है। वर्तमान में इस पर भारत का कब्जा है। संतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इन ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है जो आगे चल के गंगा बनेगी। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है जिसे अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आपको बार बार पूछा जाता है कि गंगा नदी कौन सी जगह पे बनती है नदियों के मिलने से, तो देव से नाम याद रखिए कि देव प्रयाग, जहाँ देव है वहीं से गंगा निकलेगी। उसके पहले अलकनंदा और भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब मिलती है तब उसको गंगा बोलते हैं। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को आगे जाके वो भी मिल जाती है पद्मा में, और जमुना कहलाती है ब्रह्मपुत्र। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। देखिए ये जमुना बोला मैंने, इसको यमुना मत करिएगा। यमुना नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है जहाँ सैनिकों की छावनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? शून्य स्थगन काल, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल या गिलोटिन? इसमें सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा 1962 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय संसद प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। पहले प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद शून्यकाल कहलाता है। कटौती प्रस्ताव सरकार की योजना में कमी करने के उद्देश्य से लाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर करता है तब वह अधिनियम बनता है। भारतीय संविधान के, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति संविधान के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर करता है तब वह अधिनियम बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? प्रस्तावना के, मेरा सजेशन होगा प्रस्तावना को आप पूरी तरह से पूरा प्रस्तावना आप उठाइए और उसको 10-20 बार उसको रिपीट करिए, या फिर अपने मोबाइल के वॉलपेपर में उसको सेट कर लीजिए और बार बार उसको पढ़िए, तभी आपको ये क्वेश्चन सही से आप कर पाएंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में किया गया है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन और कुंजी है। जब किसी विषय पर विवाद होता है तो अंततः प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय फैसला लेती है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 1942वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको याद रखिएगा, 3 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 22 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग की संस्तुति। आप नंबर से मत ये करिएगा कि इतना देर में 22 क्वेश्चन ही हुआ। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एक्सप्लेनेशन, उसी से आपका क्लियर होगा। और सबको ऐड करें तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में आपको 5 से 7 क्वेश्चन कवर हो रहा है। वित्त आयोग की संस्तुति, ऑप्शन ए राष्ट्रपति का पर बाध्यकारी होती है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती है, या फिर ऑप्शन डी सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो देखते हैं,
वित्त आयोग की संस्तुति सरकार सुविधा के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। वित्त आयोग की संस्तुति को सरकार सुविधा के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, याद रखिएगा, 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन करता है। ये लाइन याद रखिएगा। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन देता है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? मंत्री परिषद से त्याग करने के लिए मंत्री अपने त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर उपयोग में से किसी को भी। सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं। एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए किस संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संघीय ढांचे को ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, 1919, या फिर 1935, या फिर 1947। भारत के लिए एक संघीय ढांचे, भारत को एक संघीय ढांचा 1935 के एक्ट में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषता संघात्मक ढांचा है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा जो संघात्मक ढांचा को दर्शाता है। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। अर्धसंघात्मक केसी व्हीलर ने कहा है, और इन्होंने ही आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला कहा है। व्हील से आप याद रख सकते हैं, व्हील मतलब गाड़ी का जो चक्का होता है उसमें आधा होता है रबड़ और आधा होता है लोहे का। तो आधा होता है लचीला और आधा होता है कठोर। तो लचीला, आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से कठोर पूछा जाए तो व्हीलर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर था आपका, 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ, आगे। DC बसु ने भारतीय संविधान को एकात्मक एवं संघात्मक का मिश्रण कहा है। भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, जो असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है और साधारण स्थिति में संघात्मक रहता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, माफ करिएगा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। विशेष परिस्थिति में इस अवधि एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। विशेष परिस्थिति में अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त हो जाने के बाद अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति अल्पमत प्रधानमंत्री को संस्तुति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कैसे की जाती है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है। कंपनी अपना शेयर बेचकर जो पूंजी प्राप्त करती है वह अधिकृत पूंजी का भाग होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है
कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो अधिकृत पूंजी पर। किसी कंपनी के लाभ में भागीदारों का अंश होता है। जो जो शेयर खरीदे हैं सबको लाभ का परसेंटेज मिलेगा, जो वह कंपनी के लाभ कमाने पर अपने शेयर धारकों को देती है। किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लाभांश शेयर धारकों के निश्चित मूल्य के आधार पर मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने के लिए निर्देशित करता है? ये गांधीवाद से संबंधित है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को राष्ट्रीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। संविधान का भाग 4 लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। याद रखिएगा, संविधान का भाग 4 लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 है ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक मार्क क्या है? एक मार्क क्या है? एक मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानवीकरण को प्रोत्साहित करती है। एक मार्क, इको मार्क, कोई उत्पाद पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि पहुंचाने वाला है या नहीं, इसको प्रमाणित करता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणन के लिए स्थापित राष्ट्रीय मानक निकाय है। और भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता से सुनिश्चित करता है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की एक प्रमुख जनजाति है जो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजातियों में है। सर्वाधिक आद्य सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है जो वर्तमान में 1028 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड नहीं करना है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये 2011 की जनगणना के बाद ऐसा हुआ है, उसके पहले गोंड जनजाति सबसे बड़ी थी। अब गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। किस राज्य में भारत के सभी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? करंट का क्वेश्चन है। किस राज्य में भारत के सबसे अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस, ये केरल ने लॉन्च किया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेता है। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेता है। राज्य लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, इसको राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, तो ये नहीं होगा। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी होगा। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं उनको अधिकार नहीं होता राष्ट्रपति को चुनने का, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में उनका योगदान होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के में निर्वाचन मंडल की चर्चा है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो उनकी जगह पे जो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के अनुसार और राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार। आधारभूत, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री पर आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करता है? तो यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक, आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। आधारभूत और उपभोक्ता वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लौह इस्पात, कोयला, सीमेंट, बिजली आदि आधारित उद्योग के अंदर आते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र यानी पशुपालन, वन, खान, मत्स्य पालन आदि। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण यानी उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। विकसित देश में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। भारत में भी तृतीय क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लीसा सी, ऑप्शन बी रशीद किदवई, ऑप्शन सी राकेश मरिया नहीं है, ऑप्शन डी पारो आनंद नहीं, ऑप्शन बी सही हो गया, रशीद किदवई। फिर से देखिएगा, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? रशीद किदवई। अगला क्वेश्चन है, जो बैंक निपेक्ष निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध व्यावसायिक बैंक है, जो 1881 ईस्वी में आया था और पहली नियमित जनगणना भी 1881 से शुरू हुई थी। भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध का व्यावसायिक बैंक 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। पूर्णतः भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था 1894 में। पीएनबी भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पीएनबी का भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, तो 1865 ईस्वी में। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से है। ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार का होता है: प्रतीक कटौती, नीति कटौती और मितव्ययिता कटौती। निंदा प्रस्ताव सरकार को दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? दृश्य आयात और दृश्य निर्यात के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। प्राचीन काल में व्यापार भारत के पक्ष में था, यानी भारत ज़्यादा निर्यात करता था और आयात कम करता था, जो अंग्रेज शासन के दौर में बना रहा, काल में बना रहा, प्रारंभिक चरण में बना रहा, बाद में स्थिति खराब हो गई। वर्तमान में व्यापार भारत के प्रतिकूल है, यानी अनुकूल नहीं है, यानी निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर व्यापार भारत के पक्ष में नहीं है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर 2020 में चीन था। भारत सबसे ज़्यादा आयात चीन से करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। दूसरे स्थान पे यूएई को सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। तीसरे नंबर पे चाइना का नंबर आता है। भारत सबसे अधिक व्यापार यूएसए के साथ करता है 2021 के डाटा के अनुसार, क्योंकि चीन से हमने काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया था, तो 2021 में सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ व्यापार हुआ था। आमतौर पे सबसे ज़्यादा अमेरिका से, चाइना से होता है। 2021 की बात नहीं करें तो। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब मुद्रा का वैल्यू कम करने से क्या फ़ायदा होता है? इससे होता है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार हो जाता है। मुद्रा में अवमूल्यन का अर्थ है कि अभी डॉलर जैसे 76 रुपये $1 के बराबर हुआ, तो हम लोग अपना वैल्यू और कम करके उसको 80-90 तक लेके चले जाएं, तो हमारे रुपये का वैल्यू गिर जाएगा। इससे क्या होगा कि अमेरिकी जो लोग हैं उनको सस्ता पड़ने लगेगा। उससे क्या होगा, वहाँ पे अब भारत में आयात जो हम लोग करते हैं, निर्यात जो करते हैं भारत से, वो बढ़ जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसा करने का उद्देश्य आयात कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन करना होता है। भारत में 3 बार, याद रखिएगा, भारत में 3 बार 1949 में, 1966 में और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था स्वतंत्र भारत में। जानबूझ के भारत की मुद्रा का वैल्यू गिराया गया था 1949 में, 1966 में और 1991 में, और उसके बाद लगातार भारत की मुद्रा का वैल्यू खुद ब खुद गिरते जा रहा है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 या ऑप्शन डी 20। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 60 है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार तथा प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर किया गया है। तो भारत में आपको याद रखना है इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं? 20 हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 गलती से छूट गया है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 5 किलोमीटर है। तिब्बत स्थित पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। विश्व के तिब्बत का पठार की ऊंचाई इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 39 में। तो 5 किलोमीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। और तिब्बत चीन के अधीन स्वायत्त क्षेत्र है। पहले तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था, चीन पर अधिकार हो गया, चीन का अधिकार हो गया। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला मकान रेगिस्तान तक है। तकला मकान रेगिस्तान चाइना के कब्जे में है, चाइना में है। तिब्बत पठार का वातावरण शुष्क स्टेपी प्रकार का है। तिब्बत पठार का क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से आज के लिए भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है?
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सह्याद्री और ऑप्शन डी सतपुड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है। अजंता श्रेणी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रेणी श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलशुबाई है। इसको लाइन को आप स्किप कर दीजिएगा। सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी होना चाहिए। पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी घाट को कोरोमंडल कहते हैं, यानी कि जो आंध्र प्रदेश और केरल का जो साइड है उसको कोरोमंडल कहते हैं। और केरल और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इस कर्नाटक का क्षेत्र है, इस तरफ जो है पश्चिमी घाट को उसको मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट से याद रखिए, केरल में वास्को डी गामा आया था और यहाँ की जो गरम मसाला है, जो काली मिर्च है, उससे व्यापार से वो माला माल हो गया था, तो मालाबार याद रखिएगा। इस क्वेश्चन सीरीज को देखने के बाद आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसमें किसी तरह का सुधार आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे मेरी कोशिश होगी कि 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आई है। आप ज़रूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन करना सही रहेगा या 40-40 क्वेश्चन इसी तरह से किए जाए। और हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, आपका उस पर क्या राय है? क्या सही में एक्सप्लेनेशंस आपके लिए आपको अच्छा लग रहा है, या फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता दिया जाए? अपना कमेंट, अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।